हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आज की इस क्लास में। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मध्यकालीन भारत के इतिहास का एक बेहतरीन सा बैच चल रहा है। और आज हम पढ़ने वाले हैं भारत पर मोहम्मद गौरी के आक्रमण के बारे में। यकीन मानिए, आप ये पूरा वीडियो देख लेते हैं तो इस टॉपिक से फिर से आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है, क्योंकि हम इस टॉपिक को बेहतर तरीके से समझने वाले हैं विथ मीम्स, यानी कि मीम्स के माध्यम से भी समझेंगे और एकदम आनंददायक रूप में इसे समझने वाले हैं, जिससे आप कभी भी इसे नहीं भूलेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस बेहतरीन से चैप्टर की, जिसका नाम है भारत पर मोहम्मद गौरी का आक्रमण। और आज मोहम्मद गौरी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर जिस शख्सियत की आपको फोटो नजर आ रही है, जिस इंसान की फोटो नजर आ रही है, या कोई और नहीं, मोहम्मद गौरी ही है, जिसने भारत की वाट लगाई थी। यानी कि भारत में आया था, एक विदेशी आक्रांता था और यहाँ पर शासन भी करने लगा था। तो चलिए इसके बारे में हम जानने वाले हैं बेहतर तरीके से, और शुरुआत करते हैं इस बेहतरीन से सेशन की। अगर मैं मोहम्मद गौरी के परिचय के बारे में बात करूं कि मोहम्मद गौरी कौन था, तो आप देखेंगे मोहम्मद गौरी भैया एक शंख बानी तुर्क था। कौन सा तुर्क था? तो आप कहेंगे एक शंख बानी तुर्क था। और इसका जन्म कब हुआ था? तो 1206 ईस्वी में हुआ था, गौर प्रदेश अफगानिस्तान में। गौर प्रदेश पड़ता है, गौर राज्य पड़ता है, जो कि अफगानिस्तान में पड़ता है। और यहीं पर मोहम्मद गौरी का जन्म हुआ था। जो भैया गौर प्रदेश है वो अच्छी नस्ल की घोड़ों के लिए प्रसिद्ध है। यानी कि जो गौर प्रदेश है जहां के रहने वाले थे मोहम्मद गौरी, वो अच्छी नस्ल के घोड़ों के लिए प्रसिद्ध है। इसलिए इनकी सेना बहुत ज्यादा ताकतवर होती थी। क्यों ताकतवर होती थी? क्योंकि इनके घोड़े बहुत ही अच्छी नस्ल के होते थे, इसलिए वे बहुत ज्यादा फुर्तीले होते थे अपेक्षाकृत भारतीय घोड़ों से। इसलिए आप देखेंगे कि किसी भी युद्ध को जीतना सिर्फ एक रीजन नहीं होता कि किसी की सेना ज्यादा है किसी की कम है, तो ये है कि सेना ज्यादा जिसकी है वही जीत जाएगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सेना कितनी प्रशिक्षित है, कितनी फुर्तीली है, उसके घोड़े कैसे हैं, उसके अस्त्र कैसे हैं, ये सारी चीजें डिपेंड करती है। आपके पास 10 लाख की सेना हो और उनके हाथों में सिर्फ तलवार हो, और मेरे पास सिर्फ 10,000 की सेना हो लेकिन उनके हाथों में मशीन गन हो, तो कौन जीतेगा? तो आप कहेंगे भैया मशीन गन वाला जीतेगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी डिपेंड करती है। तो यही है कि जो युद्ध होता है, युद्ध का परिणाम कई चीजों पर डिपेंड करता है, भौगोलिक स्थिति से लेकर घोड़ों, तलवारों और वेशभूषा, जो कवच धारण करते हैं, सब पर भी डिपेंड करता है कहीं ना कहीं। तो चलिए इतनी चीजें तो आपको क्लियर हो गई होंगी। अब हम बात करते हैं कि गौर प्रदेश के जो लोग थे भैया, जो गौर प्रदेश के निवासी थे, ये पहले इस्लाम धर्म के नहीं थे। इन्होंने बाद में इस्लाम धर्म को स्वीकार किया था। पहले ये महायान शाखा के बौद्ध हुआ करते थे। बौद्ध धर्म की एक शाखा है महायान। बौद्ध धर्म दो शाखाओं में है, हीनयान, महायान। तो महायान शाखा से संबंधित थे गौर प्रदेश के निवासी। लेकिन बाद में जब ये अरबियों के संपर्क में आए तो इन्हें इस्लाम धर्म स्वीकार करना पड़ा। अब आप देखेंगे कि कैसे गौर प्रदेश में जो ये गौर वंश था, मोहम्मद गौरी, इनका प्रभुत्व कैसे बढ़ा। तो आप देखेंगे कि गौर प्रदेश पहले गजनी वंश का शासन हुआ करता था। गौर प्रदेश पर पहले किस वंश का शासन होता था? गजनी वंश का शासन होता था, जिसे हमने अभी पिछली क्लास में ही पढ़ा है। यानी कि महमूद गजनवी वाला जो वंश था, सुबुक्तगीन, अल्पतगीन और महमूद गजनवी, इनके वंश का शासन हुआ करता था। लेकिन जब महमूद गजनवी की मृत्यु हो गई तो उसके बाद जो गजनी वंश था भैया, वो बहुत ही कमजोर हो गया। और जब कमजोर हो गया तो उसी गौर प्रदेश, यानी गजनी के पास में थोड़ी दूर पर गौर प्रदेश पड़ता है, और वहीं पर एक इंसान रहता था जिसका नाम था गयासुद्दीन गौरी। ये गयासुद्दीन गौरी मोहम्मद गौरी का ही भाई था, आप कह सकते हैं बड़ा भाई था। और इसने गौर प्रदेश में गौरी वंश की स्थापना की थी, क्योंकि गजनी वंश के जो शासक थे वो कमजोर हो गए थे। तो गयासुद्दीन गौरी ने गजनी वंश के शासकों को पराजित किया और उसके पश्चात गौर प्रदेश में एक नए वंश की स्थापना की, जिसे हम गौरी वंश के नाम से जानते हैं। और गयासुद्दीन गौरी मोहम्मद गौरी का भाई था, यानी कि बड़ा भाई था। इतनी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी कि किस तरीके से गजनी पर गौरी वंश की स्थापना हुई, क्योंकि जो गौर प्रदेश के लोग थे उन्होंने पराजित कर दिया था गजनी वंश वालों को। और फिर वहां पर गयासुद्दीन गौरी ने एक नए वंश की स्थापना की, जिसे हम गौरी वंश के नाम से जानते हैं। अगर मैं बात करूं, अब हम बात करेंगे मोहम्मद गौरी के बारे में। थोड़ी सी कहानी आपको बता देता हूं। यहां पर हर चीजें मैंने नोट नहीं की है, लेकिन बता देता हूं कि जो ये गयासुद्दीन गौरी था, जब इसने गौर वंश की स्थापना की
तो इसके पश्चात गयासुद्दीन गौरी और मोहम्मद गौरी के मध्य एक समझौता हुई। समझौता यह हुआ था कि जो गजनी वाला क्षेत्र है वहां से पूरब दिशा की ओर मोहम्मद गौरी विस्तार करेगा और पश्चिम दिशा की ओर गयासुद्दीन गौरी विस्तार करेगा। यानी कि दोनों भाइयों में यह समझौता हुई कि पूरब की तरफ तुम विस्तार करना और पश्चिम की तरफ मैं विस्तार करूंगा। इसीलिए मोहम्मद गौरी भारत की ओर आया, क्योंकि पूरब की ओर यह अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था। ये बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब हम बात करते हैं मोहम्मद गौरी के पूरे नाम की। इससे प्रश्न पूछे गए हैं कि मोहम्मद गौरी का पूरा नाम क्या है। तो मोहम्मद गौरी का पूरा नाम है मुइजुद्दीन मोहम्मद बिन साम। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि मोहम्मद गौरी का पूरा नाम मुइजुद्दीन मोहम्मद बिन साम है और इसे सिहाबुद्दीन भी कहा जाता है। यानी कि इसका एक और नाम सिहाबुद्दीन भी है। इसे भी आप ध्यान रखेंगे, कहीं कहीं इसे सिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी भी कह दिया जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब हम बात करते हैं कि भारत पर पहला आक्रमण मोहम्मद गौरी ने कब किया। तो हम बात करें कि मोहम्मद गौरी का भारत पर पहला आक्रमण 1175 ईस्वी में हुआ था और यह आक्रमण मुल्तान पर हुआ था। और मुल्तान पर किस शासक पर इसने आक्रमण किया था? तो कोई करमाथी सिया मुस्लिम शासक हुआ करता था और उसी पर इसने पहला आक्रमण किया था। यह आक्रमण सफल रहा था और इसके पश्चात फिर ये क्या करता है भैया, ये गुजरात पर आक्रमण करता है, क्योंकि यह सुन गया था एक बार। क्योंकि आप जानते हैं कि सोमनाथ मंदिर गुजरात में स्थित है और इसने ऐसा सुना था कि गजनी से एक शासक आया था जिसने सोमनाथ से बहुत ज्यादा धन प्राप्त किया था। तो इसने कहा कि हम भी पहले गुजरात में ही जाएंगे और वहीं से धन प्राप्त करेंगे और वहां पर साम्राज्य विस्तार करेंगे। और ओवर कॉन्फिडेंस के चलते जो ये मोहम्मद गौरी चाचा थे ये पहुंच गए गुजरात। इन्हें लगा कि ऐसे हलवा है और जीत जाएंगे गुजरात को, मतलब कुछ है ही नहीं, यही शक्तिशाली है, भारत में कोई शक्तिशाली बचा ही नहीं है। और ये डायरेक्ट, यानी कि ये डायरेक्ट पहुंच गए वहां गुजरात में हमला करने के लिए। और कहां पर पहुंचे थे? तो 1178 में पाटन गुजरात में ये आक्रमण करने के लिए पहुंच गए। कौन भैया? तो मोहम्मद गौरी। अब जब वहां पर आक्रमण करने के लिए पहुंचे तो इन्होंने सुना कि गुजरात पर उस समय भीम द्वितीय का शासन हुआ करता था, जिन्हें हम मूलराज द्वितीय के नाम से भी जानते हैं। ये चालुक्य वंश के शासक थे, या जिसे हम सोलंकी वंश भी कहते हैं। और उस समय ये अल्पवयस्क थे, यानी कि छोटे बच्चे थे। और इनकी जो माँ थी उनका नाम था नायिका देवी और इनकी माँ संरक्षिका के रूप में कार्य कर रही थी। तो जब मोहम्मद गौरी ने सुना कि गुजरात का शासक अभी बच्चा है और उसकी माँ उसकी संरक्षिका है, तो कहां हमसे जीत पाएंगे, चलो गुजरात पर ही हमला करते हैं और जीत लेते हैं गुजरात को। गुजरात से उसने महमूद गजनवी ने बहुत ज्यादा धन प्राप्त किया था, तो मैं भी प्राप्त करूंगा वहां से धन और खूब मजा आएगा। अब पहुंच गए भैया गुजरात पर हमला करने के लिए। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि नायिका देवी कोई सामान्य नारी नहीं, वह एक वीरांगना है, जैसे रानी लक्ष्मीबाई हुआ करती थी, उनसे भी महान शक्तिशाली नायिका देवी। और उन्होंने क्या किया आप आगे देखेंगे। नायिका देवी एक वीरांगना थी और मैंने आपको बताया कि जो भीम द्वितीय थे ये चालुक्य और सोलंकी वंश के शासक थे। चालुक्य वंश को ही सोलंकी वंश भी कहा जाता है, ये बात आप ध्यान दीजिएगा। फिर क्या होता है, मोहम्मद गौरी पहुंचते हैं वहां पर आक्रमण करने के लिए। और जब भैया आक्रमण करने के लिए पहुंचते हैं तो आप देखेंगे क्या होता है कि नायिका देवी ने माउंट आबू में मोहम्मद गौरी को पराजित किया। यानी कि नायिका देवी ने माउंट आबू एक स्थान है, राजस्थान के पास में पड़ता है, वहीं पर पराजित किया था मोहम्मद गौरी को। और बहुत ही बुरी तरीके से पराजित किया था, किसी तरीके से जान बचाकर भागा था मोहम्मद गौरी, क्योंकि मोहम्मद गौरी इस अभियान को हलवा समझ रहा था कि ऐसे ही जीत लेंगे। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि भारतीय नारी वीरांगना नायिका देवी उन्हें पराजित कर देगी। और इस युद्ध के बाद नायिका देवी भी लाइक, आप देखेंगे क्या कहा, आ गया स्वाद क्या कहा भैया कि जब हार गए मोहम्मद गौरी नायिका देवी से तो ऐसा मीम बना कि भैया मोहम्मद गौरी आ गया स्वाद। ये वाली मीम आपने सुनी होगी। तो मीम के माध्यम से भी हम अच्छे तरीके से समझते होंगे नायिका देवी ने मोहम्मद गौरी से कहा अरे भाई आ गया स्वाद, ये चीजें थी। तो चलिए इतनी चीजें तो आपको क्लियर हो गई होंगी, बेहतर तरीके से हमने इसे जाना। अब हम आगे के अभियानों के बारे में पढ़ते हैं। अब भैया ये एकदम घबरा गए, यानी कि जो मोहम्मद गौरी थे इनकी हालात एकदम खराब हो गई और ये कहे अरे बाप रे बहुत खतरनाक लोग हैं, भारत की नारियां तो बहुत डेंजरस हैं, इनसे टक्कर नहीं लेना है। इसने कहा कि अब किसी राज्य में अगर महिला शासिका होगी तो वहां पर हम हमला नहीं करेंगे, हम चले जाएंगे वापस गजनी, लेकिन फिर हमला नहीं करेंगे। और इसने फिर जिंदगी में गुजरात की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा जब तक इसकी मृत्यु नहीं हो गई। इसने कभी गुजरात अभियान नहीं किया, क्योंकि इसे पता चल गया था कि किसी तरह बचकर निकला था, अगर थोड़ा भी बच जाता तो
अब तक मैं जन्नत की सफर कर रहा होता। अब इसके बाद क्या होता है कि इसने अपना मन बदल लिया और इसने कहा कि अब पंजाब और कश्मीर पर पहले ऊपर की तरफ चलो, वहीं आक्रमण करते हैं, इधर नहीं आना, इधर बहुत खतरा वाला इलाका है। तो 1179 ईस्वी में पंजाब और कश्मीर पर मोहम्मद गौरी ने क्या किया, तो अधिकार किया। फिर इसके बाद 1186 में लाहौर को जीता मोहम्मद गौरी ने। अब इसके पश्चात आप देखेंगे ये दोनों अभियान महत्वपूर्ण है, बस आप ऐसे जान नहीं रखिएगा। अब ये तबर हिंद वाला जो अभियान है ये महत्वपूर्ण है। ये 1188 में हुआ था, सॉरी 1188 ईस्वी में तबर हिंद के किले पर आक्रमण किया था मोहम्मद गौरी ने और उसे जीत लिया था। ये भटिंडा में स्थित है, जो कि वर्तमान में पंजाब में पड़ता है, भारत के पंजाब में पड़ता है भटिंडा, और वहीं पर स्थित है तबर हिंद किला। और इस पर अधिकार कर लिया था मोहम्मद गौरी ने। 2 मिनट रुकिए, पानी पी लेता हूं। और भैया अगर आपको ये क्लास अच्छी लग रही हो तो आपको क्या करना है कि नीचे कमेंट बॉक्स के बगल में स्क्रॉल करेंगे तो एक हाइप पॉइंट का सेक्शन आया है, आपको पता होगा, तो उस पर जाकर वीडियो को हाइप कर दीजिएगा, जिससे मेरी वीडियो की हाइप बढ़ेगी तो ज्यादा लोगों तक पहुंचेगी। और लाइक कमेंट भी कर देना। रुकिए, पानी पी लेता हूं। चलिए बात करते हैं। तो भैया जब इन्होंने तबर हिंद के किले को जीत लिया मोहम्मद गौरी ने, तो यहीं पर पहली बार इनका विवाद किससे होता है, तो आप कहेंगे पृथ्वीराज तृतीय से होता है। मोहम्मद गौरी का विवाद पृथ्वीराज तृतीय से होता है। इन दोनों के मध्य पहली बार आनाकानी होती है, वाद विवाद होता है। ये बात आपको ध्यान देना चाहिए कि जब तबर हिंद के किले को मोहम्मद गौरी ने जीता तो पहली बार मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान आमने सामने आए। ऐसा क्यों हुआ था? क्योंकि जो पृथ्वीराज तृतीय थे, या जिन्हें हम पृथ्वीराज चौहान भी कहते हैं, इनकी सीमा से ये टच होता था भटिंडा का जो किला था, जिसे हम तबर हिंद का किला कहते हैं, इसलिए पहली बार विवाद हुआ था। अब हम बात करेंगे पृथ्वीराज चौहान के बारे में, थोड़ी सी चीजें जानेंगे कि जिससे परीक्षा में अगर इनसे भी प्रश्न बने तो हम जान सके और इस स्टोरी को बेहतर तरीके से समझ सके। अगर मैं बात करूं पृथ्वीराज तृतीय, या जिन्हें हम पृथ्वीराज चौहान तृतीय कहते हैं, इनके वंश में इससे पहले 2 पृथ्वीराज हो चुके थे, इसलिए इन्हें पृथ्वीराज तृतीय कहा गया। परीक्षा में डायरेक्ट प्रश्न ऐसे बनता है कि तराइन का प्रथम युद्ध किसके मध्य हुआ था, तो उसमें ऐसे दिया रहेगा कि मोहम्मद गौरी वर्सेस पृथ्वीराज प्रथम, मोहम्मद गौरी वर्सेस पृथ्वीराज द्वितीय। तो भैया जो डिटेल में पढ़े हैं, जिसे पता है कि ये पृथ्वीराज तृतीय थे, तभी आप सही आंसर कर पाएंगे। सिर्फ इतना याद रखना कि पृथ्वीराज चौहान चौहान पृथ्वीराज चौहान, तो इससे काम नहीं चलेगा और आप ऑप्शन में गलत आंसर कर आ जाएंगे। अब चलिए बात करते हैं। तो उस समय क्या था कि जब मोहम्मद गौरी भारत पर आक्रमण करता है तो उस समय उत्तर भारत में जो दिल्ली, अजमेर और सांभर का क्षेत्र है, दिल्ली, अजमेर, सांभर का क्षेत्र है, इस पर चौहान वंश का शासन हुआ करता था। और इस चौहान वंश के सबसे तेजस्वी राजा पृथ्वीराज तृतीय का शासन हुआ करता था उस समय। और इन्हीं के बारे में हम कुछ जानेंगे, पृथ्वीराज तृतीय के बारे में। अगर मैं बात करूं पृथ्वीराज तृतीय की, तो इनका उपनाम क्या है, आपसे परीक्षा में पूछा जाता है। तो इनका उपनाम है राय पिथौरा। आपको पता होना चाहिए कि पृथ्वीराज तृतीय का उपनाम क्या है, तो आप कहेंगे भैया राय पिथौरा इनका उपनाम है। अगर मैं बात करूं कि इनकी राजधानी क्या हुआ करती थी, तो अजमेर हुआ करती थी। इनकी राजधानी अजमेर, जो कि राजस्थान में है, यही इनकी राजधानी हुआ करती थी। इनके परम मित्र का क्या नाम था, या जो प्रमुख मित्र थे उनका नाम था चंदबरदाई। और इनसे भी परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है, क्योंकि इन्होंने एक रचना लिखी थी जिसका नाम था पृथ्वीराज रासो, जिसमें पृथ्वीराज चौहान तृतीय के युद्ध विवरणों का वर्णन मिलता है, चौहान वंश की भी जानकारी मिलती है। तो चंदबरदाई की रचना पृथ्वीराज रासो महत्वपूर्ण है। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की थी, तो आपको पता होना चाहिए कि पृथ्वीराज रासो की रचना चंदबरदाई ने की थी। इतनी चीजें आपको क्लियर होंगी। तो भैया जब विवाद हुआ भटिंडा के किले को लेकर, तो इसके पश्चात मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण किया। और आक्रमण कब किया, तो आप कहेंगे भैया 1191 में आक्रमण हुआ, जिसे हम तराइन का प्रथम युद्ध के नाम से जानते हैं। आपसे परीक्षा में डायरेक्ट प्रश्न यहां से बनता है कि तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था, तो आपको पता होना चाहिए कि तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ था। कब हुआ था, तो आप कहेंगे 1191 में हुआ था, सॉरी 1191 में हुआ था क्या, तो आप कहेंगे तराइन का प्रथम युद्ध। अगर मैं बात करूं यह युद्ध किसके किसके मध्य में हुआ था, तो आप कहेंगे मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य यह युद्ध हुआ था। और इस युद्ध में कौन विजयी हुआ था, तो इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान विजयी हुए थे। ये बात आपको ध्यान रखनी है। जो पहला तराइन का युद्ध था उसमें पृथ्वीराज चौहान विजयी हुए थे। और भैया पृथ्वीराज चौहान विजयी हो गए तो इसके बाद क्या हुआ कि मोहम्मद गौरी को बंदी बना लिया गया। और जब बंदी बना लिया गया तो फिर क्या हुआ कि मोहम्मद गौरी ने, जैसा कि आप जानते हैं कि जो विदेशी आक्रांता थे वो माफी तुरंत मांगते थे,
और मोहम्मद गौरी ने क्षमा मांगी और पृथ्वीराज चौहान ने उन्हें माफ कर दिया, जो कि उनकी सबसे बड़ी भूल थी। भारतीय राजाओं में यही चीज मुझे सबसे खराब लगती है कि ये भैया पराजित करने के बाद बहुत ज्यादा ये दयालु बन जाते हैं। ये दूसरों को माफ करना हमेशा सीखते ही रहते हैं और हमेशा माफी ही इन्हें आता है। आज भी देखिए वर्तमान स्थिति में भी पाकिस्तान कुछ भी नादानी करता है तो हम माफ ही कर देते हैं, हमें माफ करना ही आता है, हम हमेशा माफ ही करते आए हैं। तो भैया माफ माफ ज्यादा खेलोगे तो क्या होगा कि सिमट के रह जाओगे और जो कोई आएगा वो तुम्हारे ऊपर सवाल उठाएगा, उंगली उठाएगा और आक्रमण करेगा। अब पृथ्वीराज चौहान ने यही गलती यहां पर की कि इन्होंने माफ कर दिया मोहम्मद गौरी को, क्योंकि ये पैर पकड़ बैठा और बोला क्षमा कर दो महाराज, अब फिर से हम नहीं क्या करेंगे, फिर से हम आक्रमण नहीं करेंगे और भारत के राजा बहुत महान होते हैं, माफ कर दीजिए, मेरे प्राण बख्श दो। और पृथ्वीराज चौहान ने कहा जा, चला जा, जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी, चला जा और लौट कर मत आना, और माफ कर दिया। अब जब माफ कर दिया भैया, लेकिन मोहम्मद गौरी बहुत ज्यादा चालाक था। माफ करने के बाद पृथ्वीराज चौहान एकदम मतलब निर्भीक हो गए, इन्हें कोई टेंशन ही नहीं। इन्होंने कहा कि अब वो लौट कर नहीं आएगा और इसके बाद इनका ध्यान वहां से हट गया। लेकिन मोहम्मद गौरी पुनः युद्ध की तैयारी में लग गया। मोहम्मद गौरी फिर से युद्ध की तैयारी करने लगा भैया। अब पृथ्वीराज चौहान का ध्यान हटकर कहां पहुंचा, तो आप कहेंगे इनका ध्यान हटकर पहुंचा अपनी प्रेमिका की ओर। और इनकी प्रेमिका कौन थी, तो हम बात करते हैं उसके बारे में कि इसी समय उत्तर प्रदेश के कन्नौज में गढ़वाल वंश का शासन हुआ करता था। उत्तर प्रदेश में कन्नौज जो है वहां पर गढ़वाल वंश का शासन हुआ करता था। और अगर मैं बात करूं कन्नौज की, तो यहाँ के शासक हुआ करते थे जयचंद। राजा जयचंद यहाँ के शासक हुआ करते थे और इन्हीं की एक पुत्री थी जिनका नाम था संयोगिता। संयोगिता इनका नाम था और इन्हीं संयोगिता से पृथ्वीराज चौहान अत्यंत प्रेम करते थे। क्या करते थे भैया, तो अत्यंत प्रेम करते थे। अब इसी बीच क्या घटना होती है कि जयचंद ने एक स्वयंवर आयोजित किया था। कन्नौज के शासक जयचंद ने एक स्वयंवर आयोजित किया था। ये स्वयंवर जो था ये संयोगिता का स्वयंवर था और इसे आयोजित किया तो देश के सभी महान राजाओं को बुलाया, लेकिन पृथ्वीराज को नहीं बुलाया। इस बात से पृथ्वीराज चौहान बहुत ज्यादा क्रोधित हो गए और बहुत ज्यादा क्रोधित हुए तो तुरंत अपना घोड़ा निकाले और अपनी राजधानी से निकल पड़े और पहुंचे कहां पर भैया, तो स्वयंवर में पहुंचे और वहां पर संयोगिता का अपहरण कर लिया। यानी कि भरे दरबार में ऐसे देश भर के राजा बैठे थे और एकदम फिल्मी स्टाइल में घोड़े से महाराज के दरबार में पहुंचे, संयोगिता को अपने साथ ले आए, अपहरण कर लिया और उनके साथ विवाह भी कर लिया। अब इस बात से क्या हुआ कि जयचंद बहुत ज्यादा क्रोधित भी हुए थे और बहुत ही ज्यादा गुस्सा हुए थे, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब वो सीन आप देखेंगे कि महाराज पृथ्वीराज चौहान जब पहुंचे स्वयंवर में तो उन्होंने क्या किया कि ऐसे ही घोड़े पर बैठकर संयोगिता को लेकर आ गए, उनका अपहरण कर लिया और फिर उनसे विवाह भी कर लिया। और इनका कहना क्या था, तो इनका कहना था कि जब हम मियाँ बीबी राजी तो घर में क्या करेंगे माँ जी और पापा जी। ऐसा कहना था कि जब हम दोनों राजी हैं तो पापा जी और माँ जी क्या करेंगे। इसलिए इन्होंने तुरंत घोड़ा उठाया और बैठाया संयोगिता को और लेकर चले आए और विवाह भी कर लिया। अब भैया जब विवाह कर लिया, इस पर एक मूवी भी बनी है पृथ्वीराज चौहान पर, अक्षय कुमार जी की, वो आप देखना चाहिएगा तो देख लीजिएगा। वैसे मैंने देखी नहीं, मूवियों में कहानियों को बहुत तोड़ मरोड़ दिया जाता है, लेकिन ये उसी का सीन है। तो ऐसे ही लेकर आए पृथ्वीराज चौहान एकदम फिल्मी स्टाइल में। उन्होंने कहा कि जब हम मियाँ बीबी राजी तो घर में क्या करेंगे माँ जी पापा जी। और इस बात से क्या हुआ कि इन्होंने शादी कर ली। लेकिन इस बात से जो जयचंद थे वो बहुत ज्यादा निराश हुए, क्रोधित हुए और इन दोनों के मध्य पृथ्वीराज चौहान और जयचंद के मध्य दुश्मनी हो गई, एकदम टक्कर वाली, एकदम भयंकर वाली दुश्मनी हो गई कि एकदम सामने पड़ जाए तो एक दूसरे को झपट पड़े और तुरंत लड़ाई करने लगे, ऐसी वाली दुश्मनी हो गई। जबकि इतना दुश्मनी नहीं करना चाहिए, जयचंद को समझ जाना चाहिए था कि पृथ्वीराज चौहान कोई सामान्य राजा तो नहीं, एक वीर पुरुष हैं और भारत के सबसे शक्तिशाली राजाओं में से एक थे उस समय, तो उन्हें मान जाना चाहिए था। लेकिन वो भी पता नहीं किस नशे में थे। इसलिए कहा जाता है कि भारत में जयचंदों की कमी नहीं है और इन्होंने ही धोखा दिया बाद में, जिससे पृथ्वीराज चौहान को पराजय भी मिली थी। अब इसके बाद क्या होगा कि उधर भैया मोहम्मद गौरी जो है वो अपनी तैयारी में जुटा हुआ है, वो मतलब लगा हुआ है, वो सेना एकत्रित कर रहा है और वो दिल्ली अजमेर पर आक्रमण करने के लिए एकदम तैयार है। और इधर भैया पृथ्वीराज चौहान थोड़ा अपने प्रेम में ही फंसे हुए हैं संयोगिता से विवाह करने के बाद, तो इसलिए इनका ध्यान भटक गया। और फिर होता है पानीपत का द्वितीय युद्ध। और पानीपत का द्वितीय युद्ध होता है 1192 में, एक साल बाद ही पानीपत का द्वितीय युद्ध होता है।
और इस युद्ध में फिर से मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान तृतीय आमने सामने होते हैं। और इस युद्ध में क्या होता है कि इस युद्ध में थोड़ा कंडीशन बदल जाती है, क्योंकि जो जयचंद था वो मोहम्मद गौरी की मदद कर देता है, और जब मदद कर देता है तो इस युद्ध में मोहम्मद गौरी विजयी हो जाता है। और जब मोहम्मद गौरी इस युद्ध में विजयी होता है तो उसके पश्चात उसने, क्योंकि माफ़ करना सिर्फ भारतीय राजाओं को आता है, और जो भी राजा हैं जो बाहरी आक्रांता हैं उन्होंने कभी माफ़ी वाफ़ी नहीं सीखी है, और न भारतीय राजा कभी माफ़ करना चाहते हैं, यानी कि उनके प्राण चले जाएं लेकिन वो किसी के सामने झुकते नहीं हैं। ये तो बात है भारतीय राजाओं में। पृथ्वीराज चौहान को बंदी बनाया गया। पृथ्वीराज चौहान बहुत ही शक्तिशाली राजा थे और एक वीर पुरुष थे। अगर मैं बात करूं तो पृथ्वीराज चौहान और चंद्रबरदाई जो उनके मित्र थे उनको बंदी बनाया गया और उन्हें बंदी बनाकर गजनी ले जाया गया और वहीं पर उनकी हत्या कर दी गई थी। अब ऐसा भैया वर्णन मिलता है जो चंद्रबरदाई की पुस्तक पृथ्वीराज रासो है, उसमें बताया जाता है कि जब गजनी ले गए थे पृथ्वीराज चौहान को तो वहां पर खेल समारोह एक दिन हो रहा था। तो चंद्रबरदाई ने कहा कि मेरे राजा को शब्द भेदी यानी कि शब्द भेदी बाण की शिक्षा आती है, या आप कहेंगे शब्द भेदी बाण का ज्ञान है, यानी कि वो बिना देखे भी बाण चला सकते हैं। जब गजनी ले गए थे पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी तो उन्होंने दोनों आंखें फोड़ दी थी पृथ्वीराज चौहान की। तो ऐसे ही गजनी में एक खेल समारोह का आयोजन हो रहा था। पहले के जमाने में आप जानते हैं कि राजा महाराजा खेल समारोह का आयोजन किया करते थे जिसमें घुड़सवारी होती थी, निशानेबाजी होती थी। तो ऐसे ही आयोजन चल रहा था। तो उसी में चंद्रबरदाई ने कहा था कि मेरे शासक की पृथ्वीराज चौहान की आंख भले ही फूट गई हो लेकिन वो बिना देखे भी तीर चला दे देंगे। और इस बात से मोहम्मद गौरी प्रभावित हुआ था और उसने कहा था कि अच्छा तो दिखाओ कि ये शब्द सुनकर बाण चला सकते हैं। तो ऐसा कहा जाता है, चंद्रबरदाई ने जो पुस्तक लिखी है पृथ्वीराज रासो उसमें लिखा है कि पृथ्वीराज चौहान ने शब्द भेदी बाण चलाया था और सिंहासन पर बैठे जो मोहम्मद गौरी थे उनको जाकर लगा था और मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो गई थी। ऐसा चंद्रबरदाई की पुस्तक पृथ्वीराज रासो में वर्णन मिलता है। लेकिन ऐसा इतिहासकार सत्य नहीं मानते हैं, लेकिन जो लिखा है इसलिए मैंने वो स्टोरी भी आपको बता दी। तो ये चीजें होंगी। चंद्रबरदाई ने अपनी पुस्तक में ये भी लिखा है कि मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज चौहान ने 16 बार माफ किया था। कितनी बार? तो 16 बार माफ किया था। ये भी वर्णन मिलता है कि कितनी बार माफ कर दिया था। इतनी बार माफ भी नहीं करना चाहिए। अगर ये बात सत्य होगी तो वैसे इतिहासकार इस बात को अप्रामाणिक मानते हैं। अगर मैं बात करूं तो इसके बाद 1192 में क्या होता है कि जब पृथ्वीराज चौहान की हत्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, तो 1192 में भारत में मुस्लिम शासन की स्थापना होती है। मोहम्मद गौरी इसकी स्थापना करता है। अच्छा, एक महत्वपूर्ण प्रश्न एसएससी सीजीएल में भी पूछा गया था, पेट में भी पूछा गया था और आपसे फिर से पूछा जा सकता है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चाहे आपका जीडी एग्जाम हो उसमें भी शायद पूछा गया था। ये प्रश्न बहुत ट्रेंडिंग है। आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि किस मुस्लिम शासक के द्वारा जारी किए गए सिक्कों में हिंदू देवी लक्ष्मी का चित्रण मिलता है। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि वह शासक मोहम्मद गौरी ही है। मोहम्मद गौरी के ही सिक्कों में क्या मिलता था? तो हिंदू देवी लक्ष्मी का चित्रण मिलता था। ये बात आपको ध्यान रखनी है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको मैं बताता चलूंगा। इसके पश्चात मैं बात करूं भैया तो 1193 में मोहम्मद गौरी ने अपनी राजधानी दिल्ली को बनाया था। ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। अब इसके बाद होता है चंदावर का युद्ध। चंदावर का युद्ध किसके विरुद्ध होता है? अब जैसे होता नहीं है कि पहले दोस्तों को गद्दारी दोगे तो फिर तुम्हारे साथ भी गद्दारी होगी, यानी कि अगर आप किसी को गद्दारी कर कर आगे बढ़ रहे हैं तो आपके साथ भी गद्दारी ही होगी। ऐसे ही हुआ। जो जयचंद था उसने पृथ्वीराज चौहान को धोखा दिया था, तो फिर मोहम्मद गौरी ने भी उससे धोखा दिया और उसकी हत्या की। और उसकी हत्या किस युद्ध में होती है? तो चंदावर के युद्ध में होती है, जो कि 1194 ईस्वी में हुआ था। यह युद्ध मोहम्मद गौरी और जयचंद के मध्य में हुआ था। इस युद्ध में मोहम्मद गौरी विजयी हुआ था और जयचंद की हत्या कर दी थी मोहम्मद गौरी ने। ये बात आप ध्यान रखेंगे। 1205 में मोहम्मद गौरी की मृत्यु भी हुई थी। ये बात भी आप ध्यान रखेंगे भैया। और आगे हम बात करेंगे कि मोहम्मद गौरी की मृत्यु कैसे हुई, उसे हम नेक्स्ट क्लास में जानेंगे और तुरंत जान लेंगे, क्योंकि तभी हम पढ़ेंगे गुलाम उसकी स्थापना कैसे हुई। यहाँ पर मोहम्मद गौरी का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होता है। 1205 में उनकी मृत्यु हो जाती है। अब आगे की जो चीजें हैं कि इनकी मृत्यु, इनकी हत्या की गई थी, किसके द्वारा की गई थी, उसे हम कल की क्लास में देखेंगे और फिर तुरंत समझ लेंगे कि गुलाम उसकी स्थापना कैसे हुई, क्योंकि स्टोरी वहां से कनेक्टेड है। तो हम नेक्स्ट सेशन में ही रखेंगे। आज आपका ये भारत में तुर्क आक्रमण समाप्त हुआ। ये टॉपिक भी खत्म हुआ। उम्मीद है ये क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। धन्यवाद।